कोई खिड़की तो खुली खुली खुली, तभी ऐसा लगे ढली रात है रात है रात है। डरी 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 दबे 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 पैरों से वो चली कांच की घास पे घास पे घास पे। खाली सी डिब्बी में हुई वो कैद थी, चंदा की मारी हमने गुलेल थी। जुगनी उड़ी नए नए पर लिए वो पिंजरा। शुभ संध्या, बहुत बहुत आप शुभ सभी का संध्या। स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और शुभ संध्या दीपशिखा जी, सादर प्रणाम। और आज हमारे बीच में दीपशिखा चैटर्जी उपस्थित है। और दीपशिखा चैटर्जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, 25 साल से हमारी दोस्ती है। और 25 साल से हम लोगों की दोस्ती है। और मेरे को बहुत जरूरी लगा कि जुगनी उड़ी जिस विचार से हम लोगों ने शुरू किया है इस कार्यक्रम को, उसके लिए दीपशिखा चैटर्जी का आना बहुत जरूरी है। दीपशिखा चैटर्जी के बारे में मैं और भी बताने वाली हूँ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप सभी को कि मेरे जीवन में भी बहुत सारी जीवंत प्रेरणाएं रही, और उनमें से एक दीपशिखा चैटर्जी रही, जिन्होंने जब से मेरे इनसे दोस्ती हुई तो कहते हैं ना कि ऐसा नहीं होता कि इंसान सब समय ही पॉजिटिव रहे, कभी कभी बहुत ज्यादा उदासी भी आती है जिंदगी में। तो जब जब उदासी आई है हमने दीपशिखा चैटर्जी को याद किया है, और इन्होंने हमारे जीवन में बहुत ज्यादा हमको पॉजिटिव रखा। तो बहुत बहुत आज इस पटल पर सार्वजनिक तरीके से मैं मेरी दोस्त को धन्यवाद भी बोलती हूँ इस चीज के लिए। और मैं इनके बारे में आप सभी को बताना चाहती हूँ कि दीपशिखा चैटर्जी 17-18 साल से ही इनके अंदर ये हो गया था कि मुझे अर्न करना है, मुझे कमाना है। तो इन्होंने ट्यूशन शुरू कर दी थी। उसके बाद इन्होंने नौकरी, ये जब 24 साल की थी तब इन्होंने नौकरी शुरू कर दी। 30 साल में इन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू किया, और उसके बाद ये LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर की तरीके से लग गई। और इन्होंने फिर सारी जिंदगी LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे काम किया। और उसके बाद अभी ये रिटायर हुई हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी ये इंश्योरेंस पे बिजनेस कर रही हैं। तो ये और बीच में इन्होंने रेडियो में भी काफी प्रोग्राम्स दिए, मार्केट रिसर्च भी करती थी ये पैसे अर्न करने के लिए। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, पूरा एक जीवन है जिसको आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करें। केवल जीवन नहीं, जीवन तो एक छोटा सा पार्ट है इस पूरे कार्यक्रम का। हम इनके विचार भी जानना चाहेंगे, और खासकर एक स्त्री का जो एक अचीवमेंट्स होती हैं, एक पॉजिटिविटी, कैसे एक स्त्री अपने आप को बहुत नेगेटिव सिचुएशंस में भी कैसे पॉजिटिव रख पाती है, ये इनसे हम आज बातचीत करेंगे। और दीपशिखा जी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में बहुत सारे श्रोता उपस्थित हो चुके हैं, विनीता शर्मा जी, राजीव प्रखर जी, विभा जैन जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और दीपशिखा जी, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। धन्यवाद निवेदिता। मैं जो भी श्रोता अभी जुड़े हैं इस मंच पर, मैं सबका स्वागत करती हूँ। मैं ज्यादा मतलब इस तरह के इंटरव्यू ये निवेदिता ने ही मुझे इतनी मैं कहूँगी ये तो उसकी ज़रा नवाजी है कि उसने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस पटल पे बुलाया। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि आप जितने भी सवाल मुझसे रहे, मैं अपने सवालों के उत्तर देने में आपके जितनी एक्सपेक्टेशन उससे खरी उतरूं। आप ठीक है दीपशिखा, हम बातचीत शुरू करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। तो दीपशिखा, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपके अंदर ये एक आग रही बचपन से, और एक स्वाभिमान वाली बात रही कि आप एक स्वाभिमानी रहेंगी लाइफ में, और एक आर्थिक रूप से संबल रहने की जो आपके अंदर एक बात थी, इस चीज के लिए आपको कहीं से प्रेरणा मिली है, या फिर आपके अंदर से ही आप ऐसा सोचती थी? इस चीज के बारे में बताइए।
इसको बताने के लिए निवेदिता मुझे अपने बचपन में जाना पड़ेगा और बिल्कुल। अपना जो मतलब हमारा जो बचपन था वो बहुत ही संघर्षपूर्ण था क्योंकि हम 6 भाई-बहन थे और हमारे जो माता-पिता थे वो आपको भी पता होगा शायद आप भी उसी दौर से गुज़री हैं। वो हमारी जो इंडिपेंडेंस है 1947 उस समय के पेरेंट्स थे। तो उनका जो संघर्ष था वो बहुत ज़्यादा था और उस समय किसी का भी परिवार अपना नहीं होता था। भाई-बहन सबके परिवार उनके अपने ही होते थे। तो और उन दिनों मेरे पिता तो खादीधारी थे और गांधीवादी थे। उन्होंने भारत के इंडिपेंडेंस के लिए भी बहुत अपने तौर तरीके से काफ़ी काम किया, मतलब जेल-वेल भी गए थे वो। तो वो थे बिल्कुल ईमानदार और एक उनके बहुत सारे बहुत ही उसूल वाले इंसान थे। पर मेरी जो माताजी थीं, मैं कहूँगी कि मैंने इतना धैर्य किसी इंसान में नहीं देखा जितना उनसे सीखा मैंने। तो मेरी माताजी के पास कभी भी मैंने 3 या 4 साड़ी से ज़्यादा नहीं देखी थी और उसके बावजूद उनको कभी भी कंप्लेन करते हुए नहीं देखा और मेरे पिताजी सिर्फ़ परिवार नहीं, समाज, मोहल्ले सबके लिए जैसे खड़े रहते थे हमेशा। तो हमारा बहुत ही अभाव में जीवन बीतता था और एक चीज़ है जिसने मुझे हिला के रख दिया था, वो ये था कि मेरी माताजी को जब टीवी आया ना, तो टेलीविज़न आने के बाद उनको बहुत शौक था कि उनके घर में एक टेलीविज़न हो, पर हमारे यहाँ किसी की क्षमता नहीं थी टेलीविज़न खरीदने की। तो हम किसी और के यहाँ जैसे उस समय तो खाली वो चित्रहार और शनिवार-रविवार को हिंदी मूवी आती थी। तो हम किसी और के यहाँ जाते थे टीवी खरीदने। मेरे को कहीं अंदर ही अंदर लगा कि हम इतने भी लायक नहीं है कि अपने माँ के लिए इतना सा कर सकें। वो एक टर्निंग पॉइंट था और फिर जो मैं पिताजी का ये देखती थी कि वो मतलब इतना कई बार थोड़ा-सा मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ गुस्सा भी आता था कि वो अपने बारे में नहीं सोचते, सारी दुनिया के बारे में सोचते, पर वो उनकी ज़िंदगी थी, उनकी स्वतंत्रता थी। सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने ही टर्म्स पे ज़िंदगी जी और उनके ही तरह मैं भी बन गई धीरे-धीरे। तो वहाँ से मेरे को एक लगा कि नहीं, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा, मैं ख़ैर मैंने अपनी माताजी को बहुत कम उम्र में खो दिया, मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाई। तो ये मेरे जीवन का एक आप कह सकती हैं कि रिग्रेट रह गया कि आज हम सब इतने संभ्रांत हैं, आज हर कमरे में टीवी है, हर एक के पास घर है, पर अब मतलब साड़ियाँ गिनते नहीं खत्म होती। तो ये कहीं न कहीं एक चोट अंदर है, तो आग मेरी वहीं से लगी हुई थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। बहुत अच्छा और दीपिका। और ऐसा नहीं कि मतलब देखिए उस समय ना सबको ये कहा जाता पहली बात तो है कि घर में सब बहुत ऑपोज़िशन था कि क्या घर की लड़की काम करेगी, काम नहीं करेगी, उसको क्या नौकरी करवाओगे? जैसे मेरे पिताजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनका मेरे ऊपर एक अगाध विश्वास था और शायद उन्होंने ही मुझे इतना इंडिपेंडेंट बनाया, जो भरोसा, जो कि मैं आगे भी लोगों के अंदर शायद कुछ-कुछ दे सकी। कि उनको हमेशा ये था कि लड़कियाँ हमेशा अपने पाँव पे खड़ी होनी चाहिए। उनकी ये पहली शर्त थी कि शादी के पहले मेरी लड़कियाँ अपने पाँव पे खड़ी होंगी, जबकि मेरे 4 भाभियाँ हैं, कोई भी नौकरी पेशा नहीं करती और बेटियों के बारे में उनका एकदम क्लियर था। तो इस तरह के बैकग्राउंड से आने बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही उसूल वाले मेरे पिताजी और माताजी का तो मैं क्या ही कहूँ क्योंकि मैं उनके बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मैं इमोशनल हो जाती हूँ। जी, जी। हाँ, अ, तो राज कुछ सवाल भी ले देने शुरू हो गए हैं लोग और हाँ, हम इन सवालों बहुत को खुशी ज़रूर है लेंगे। मुझे कि राजीव लोग जी सवाल अपना अभी से पूछ रहे हैं। अपना ये सवाल सँभाल के रखिए, हम थोड़ा-सा हम आप लोगों को बिल्कुल मौका देंगे। आखिरी 15 मिनट में हम इन सवालों को ज़रूर लेंगे और तो तो दीपशिका बहुत अच्छा लगा आपके माता-पिता के बारे में सुन कर के और जो भी आपका बचपन का परिवेश था और जिस वजह से आपके अंदर ये चीज़ आई, जो ये आग आई बचपन से, तो हम लोगों को ये जो बहुत अच्छा लगा। दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं एलआईसी में नौकरी करती थी, तो एक दिन दीपशिका से बात हो रही थी और दीपशिका ने मुझे बोला कि निवेदिता मालूम है कि अच्छा उन दिनों
मैं गाड़ी चलाना नहीं आता था मुझे उन दिनों, और दीपशिका गाड़ी चलाती थी, और दीपशिका के पास अपनी गाड़ी थी। तो दीपशिका ने उस टाइम मेरे को बोला कि अच्छा, उन दिनों मोबाइल भी जो था ना वो सबके पास नहीं होता था, मोबाइल भी नया-नया आया था। तो दीपशिका ने बोला कि जानती है निवेदिता कि सेल्फ डिपेंडेंट वुमन कौन-सी होती है? जिसके पास अपना मोबाइल हो और अपनी गाड़ी हो। ये जो दीपशिका ने मेरे अंदर ये घुसा दिया था मेरे दिमाग में, और उसके बाद उसी दिन जब जिस दिन इसने ये बताया मुझे, उसी दिन मैंने सोचा कि हाँ, तो फिर मेरे पास एक दिन अपनी गाड़ी ज़रूर होगी। तो ये एक मोटिवेशन था जो इससे आया था दीपशिका से। और दीपशिका, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी को इतना पॉज़िटिव रखा और अपने आस-पास के लोगों को इतना पॉज़िटिव रखा, किसी को अंधेरे में नहीं जाने दिया। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कभी तो कोई क्षण आया होगा जबकि बिल्कुल अंधेरा हो गया होगा और आपको कुछ सूझता नहीं होगा कि मैं अब आगे कैसे बढ़ूँ, और आपको लगता था सारे रास्ते बंद हो गए। उस समय आपने अपने आप को कैसे सँभाला और कैसे पॉज़िटिव रखा? पहले तो मैं आपको ये जो गाड़ी की बात है, उस पे मैं 2 लाइनें ये बताना चाहूँगी कि मैं ना जब छोटी थी ना, जब मैंने कभी भी ना जो कन्वेंशनल काम है, जैसे लोग कहते थे कि लड़कियाँ नौकरी करेंगी मतलब या तो टीचर, नहीं तो किसी की सेक्रेटरी। ये एकदम टैग था कि लड़कियों के लिए। और मेरे अंदर था कि नहीं, मैं यही दोनों काम नहीं करूँगी। मुझे जबकि एक बहुत ही बड़ी किसी कंपनी के मतलब एक सीईओ थे, वो उनकी डेथ हो गई तो उनकी वाइफ, क्योंकि वो हाउसवाइफ थी, कभी कंपनी में आई नहीं। तो क्योंकि मैं मार्केटिंग में थी तो लोगों से मिलती-जुलती थी, तो वहाँ के जो एचआर के ही हेड होंगे, उन दिनों तो हमें मालूम भी नहीं होता था, क्या एचआर होता है, क्या वो होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके लिए ऑफर है, आप छोड़िए ये मतलब मार्केटिंग वाला मतलब ऑफिस में जाने का काम, आप यहाँ पे, और वो ऑफिस में कभी आएँगी भी नहीं, बस आपको उनकी सेक्रेटरी बन के रहना है। मैंने मन में सोचा कि नहीं, ये तो मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं किसी की सेक्रेटरी नहीं बनूँगी। मुझे अपना ही, और मैं जब भी रास्ते में किसी भी लड़की को या किसी भी औरत को गाड़ी चलाते देखती थी ना, मेरे अंदर एक होता था कि मुझे अपनी गाड़ी चलानी है। जब आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज़ देखती थी, मुझे इसमें चढ़ना है। इस तरह की चीज़ें ना मेरे अंदर हमेशा, कभी भी रेडियो में किसी का प्रोग्राम सुना, अच्छा उसका प्रोग्राम आ रहा है, मैं भी कभी प्रोग्राम करूँगी। तो ये सब चीज़ें ना मेरे अंदर अपने आप ही मतलब अ, आती रहती थी, और मैंने आपको ये मैं बताऊँ, मैंने सब कुछ अचीव किया। मैंने रेडियो में प्रोग्राम भी किए और अपनी गाड़ी भी खुद चलाई दिल्ली में आके, और मुझे हमेशा लगा कि इंडिपेंडेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए। चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो या फिज़िकल हो। ये हर इंसान के लिए, मैं नहीं कहूँगी सिर्फ़ लेडीज़ के लिए या आदमियों के लिए भी। मैं इसके लिए मैं जेंडर बायस नहीं होंगी, ये बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी हुँ, नहीं है कि 2 इंसान एक साथ रहते हैं तो वो एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो ना। और ये जो आपने मेरे से पूछा अंधेरा, मेरे जीवन के बहुत सारे ऐसे साल थे, जो इस कदर अंधेरे में, मतलब मैं आज के दिन में जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ क्या ये मैं वही थी? जो बचपन में मैं इतनी मतलब हिम्मत रखने वाली, और मैं इतना टूट गई। मैंने अपने रिश्ते को सँभालने के लिए हर वो कोशिश की जो एक इंसान कर सकता है। इसलिए मुझे आज कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने उस रिश्ते को सँभालने के लिए सब कुछ किया। मेरी ब बच्ची ने भी बहुत अच्छा बचपन नहीं बिताया, पर बहुत ही मुश्किलों में मैंने उसको भी पाला, उसने भी बहुत साथ दिया मेरा। मैं तो मेरी बेटी को क्या, मुझे उस पे पूरा गर्व है कि उसने कभी भी भटकी नहीं वो, नहीं तो ऐसे हालात में जनरली बच्चे भटक जाते हैं। और एक मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने मुझे कभी गलत सलाह नहीं दी। सबने मुझे थामे रखा। उन सबका बहुत-बहुत म मतलब मैं आपको ये बताने में भी मुझे शर्म नहीं आएगी कि मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। शायद ईश्वर को मंज़ूर नहीं था, तो मैं बच गई, क्योंकि मेरे मिशन कुछ और था। मुझे और लोगों को शायद
जीवन में लेके चलना था और जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आज मैं देखती हूँ, मैं फिर सोचती हूँ कि है, मैंने ऐसा करने की कोशिश की, मैं पागल थी। किसी भी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज जब मैं देखती हूँ ना, जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, मैं उनके बारे में सोचती हूँ, काश मैं उनको समझा सकती, काश वो मुझसे मिल लेते, शायद मैं किसी को बचा पाती। तो बहुत संघर्ष किया है मैंने, पर हाँ, घर के अंदर जिस तरह का माहौल मैंने अपने जीवन में देखा, वो मैंने कभी पहले नहीं देखा था बचपन में। मेरे बचपन में बहुत अभाव थे, आर्थिक रूप से हमारे यहाँ दूसरे ही तरह का माहौल था बचपन। तो अब मैं संभल गई हूँ पूरी तरह से, और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो संघर्ष बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, पर आज मेरे जीवन में ये है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, और मैं ये भी समझ गई हूँ कि कुछ रिश्ते हैं जो शायद आपके लिए नहीं बने हैं, तो आपको जबरदस्ती उनको थामने की जरूरत नहीं है, उनको लेट गो करके आगे बढ़ने। ना तो आप उसके लिए कोई अपने अंदर नेगेटिविटी पालिए, क्योंकि हमें नेगेटिविटी पाल के अपने जीवन को नहीं, कड़वाहट से जीवन कड़वाहट ही भरा होता है। जरूरत नहीं है, बहुत काम है जिंदगी में करने के लिए। और मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अभी मैंने ट्रैवल कर रही थी, मैं ट्रेन में कलकत्ता से दिल्ली आ रही थी, तो ऐसे ही मेरी आदत है लोगों से बात करने की, मैं ज्यादा देर चुप नहीं रह सकती। तो यंग बच्चे थे, उनसे बात की, फिर एक कपल था, वो फौज में थे, उनकी छोटी सी बच्ची थी, उनसे बात कर रही थी। तो एक सज्जन सामने थे, वो रिटायर्ड थे। तो सुबह जब मतलब दिल्ली आने वाला हुआ होगा, तो आधा घंटा 1 घंटा पहले वो मुझसे कहते हैं कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप चाहे तो जवाब दीजिएगा, नहीं चाहे तो मत दीजिएगा। मैंने कहा हाँ पूछिए। तो उन्होंने पूछा कि आप प्रोफेशनली क्या करती हैं? तो मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे लीडर हूँ, ये है मेरा इंश्योरेंस का काम। तो कहते हैं, मैं एक आपको बात कहना चाहता हूँ, आप माने तो आपकी मर्जी, ना भी मान सकती हैं, ये आपके ऊपर, आप स्वतंत्र हैं। मैंने कहा हाँ बोलिए। तो वो कहते हैं, देखिए आप ये जो काम कर रही हैं, ये कोई भी कर सकता है, पर मैंने आपको जितना ऑब्जर्व किया कल शाम से लेकर आज सुबह तक, आप ना, अब आपका टर्न है कि आप समाज को वापस दें कुछ। ये आप कुछ ऐसा काम करिए कि जिससे, क्योंकि आप इतना अच्छे से बच्चों को भी समझा रही थी और इन बच्चों के पेरेंट्स को भी समझा रही थी, तो आप कुछ ऐसा करिए और समाज को। मेरे दिल में ना इस तरह का बहुत दिनों से चल रहा था कि मैं कुछ करूं, कुछ करूं। और मेरी ना एक बहुत आदत है, मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, जिसमें पब्लिक प्लेस में भी होंगी, कहीं भी होंगी, मैं ऑब्जर्व करती हूँ हाउ पीपल आर बिहेविंग, तो उसमें क्या कमी है। छोटे छोटे बच्चों को लेके जो पेरेंट्स बिहेव करते हैं, तो बड़ा मन करता है कि उनको करूंगी मैं कुछ। मैं ढूंढ रही हूँ कुछ मेरे साथ जुड़ने वाले कुछ ऐसे लोग मिले, जिनके साथ मिलके, क्योंकि हमें समाज को अच्छा बनाना है, और जो बच्चे हैं और जो युवा हैं, वो हमारा भविष्य है, देश उनके हाथों में ही तो है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और दीपिका, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और आपने बच्चों की बात करी, और बच्चों में आपकी एक बेटी है, और आपकी बेटी पीएचडी कर चुकी हैं, कनाडा में हैं, और उनको आप पर बहुत गर्व है, अपनी माता पर। आपकी बेटी आप पर बहुत गर्व करती हैं, और आप भी अपनी बेटी पर बहुत गर्व करती हैं। तो मैंने एक आपको बहुत सालों से मैं जानती हूँ, 25 सालों से जानती हूँ। मैंने देखा है कि आपने अपने बच्चे को कैसे बड़ा किया है। तो कुछ आप शेयर करना चाहेंगे कि एक औरत को अपने बच्चे की परवरिश के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? देखिए, ये सवाल जो है ना, इसका एक मतलब मैं अपने सर्कमस्टांसेस से अपना बता सकती हूँ, ये सबके लिए अपने अलग-अलग होता है। ये आप मानेंगी, सबके घर में अपना माहौल, पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन होती हैं, जो मैं हर एज की अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तब अलग, जब टीनेजर होते हैं तब अलग, फिर जब वो 20s में होते हैं अलग। सबसे पहला जो हमारा काम है, वो ये है कि हमारे को अपने आँख और कान हमेशा खुले और हमें सजग रहना पड़ता है बच्चे के साथ। क्योंकि
बच्चा कब अपसेट हो रहा है, कब किस बात से, मतलब मैंने जैसे बहुत से लोगों को मैं देखती थी कि वो पेरेंट्स बोलते हैं तुम इसके साथ मत उठो बैठो, उसके साथ मत, वो गलत संगत है, वो फलाना है, वो ढिकाना। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने अपनी बच्ची को पूरी स्वतंत्रता दी। तुम जिसके साथ भी, वो आके जैसे एक बार वो आई मेरे पास जब छोटी सी थी, खेलते खेलते नीचे से आके मेरे से कहती है मम्मा उसने मुझे मारा, ये किया वो किया, बोलने लगी। मैंने कहा बेटा ऐसा है, जो बाहर के झगड़े हैं बाहर ही मिटा के आया करो, यू शुड हैंडल इट, मेरे पास मत लाया करो। और वो दिन था और आज का दिन है, उसने फिर मुझे कभी किसी बात को लेके कंप्लेन नहीं करी। उसके बाद जैसे लोगों के बारे में हम कहते हैं कि वो ऐसा है वैसा है, वो भी कभी कभी किसी से हम भी होते हैं कई बार परेशान। तो मैंने कहा कि अच्छा उसने ये गलत किया ना, तुम्हें ये गलत लगा, बस जिंदगी में ये समझ के चलना कि जो चीज तुम्हें गलत लगती है वो तुम किसी और के साथ मत करना। यही जीवन का असली अच्छा, क्योंकि यही हमने भी सीखा था कि अगर मेरे साथ, मैं हर चीज को अपने ऊपर लेके कि अगर मुझे ये बुरा लग रहा है, अगर मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो मैं अगले के साथ ये ना करूं। और वही चीज मैंने अपनी बेटी को सिखाई। फिर उसका करियर का, क्योंकि मेरी बेटी एक बहुत ही उम्दा फाइन आर्ट मतलब आर्टिस्ट है, तो हमारे को सबको ये लगता था कि वो आर्ट लेके ही पढ़ेगी। पर उसने बिल्कुल बहुत उस जैसे मैं अपने फैसले में किसी की भी नहीं सुनती, मेरी बेटी भी नहीं सुनती। तो जैसे सब कहते थे वो तो आर्ट लेके पढ़ेगी, वो तो आर्ट लेके पढ़ेगी, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि उसकी बहुत कम उम्र में ही इतनी एग्जीबिशंस वगैरह हो चुकी थी। और सही में वो बहुत, उसकी जो टीचर थी इनफैक्ट, उनको भी ये था कि वो आर्ट लेके पढ़े। तो जब मैंने उससे पूछा कि आखिर तू क्यों नहीं पढ़ना चाहती है, तो उसने मुझे समझाया कि मम्मा ये मेरी हॉबी है, ये मेरा करियर नहीं बन सकता, क्योंकि मैं इसको कमर्शियल नहीं बनाना चाहती। मान लो मुझे 5-10 साल तक कुछ भी पेंट करने का मूड ना हो, तो मेरा कैसे चलेगा? आप तो ये चाहती हो ना मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूँ, आप भी जैसे इंडिपेंडेंट। मैंने कहा हाँ। फिर मान लो वो पेंटिंग नहीं बिकी, फिर मेरा कैसे चलेगा? मैंने फिर कहा बिल्कुल सही है, फिर तू, तेरे को जो करना है वो तू कर। तो मैंने फिर उसको, और उसको पढ़ाई लिखाई, अपने जीवन साथी चुनने, कहाँ जाके क्या पढ़ेगी, सारी स्वतंत्रता उसकी अपनी थी। मैंने उसको बस ये बोला बेटा ये ना मेरा सब्जेक्ट है, ना मैं कुछ, पर मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरे को जो सपोर्ट चाहिए मैं उसमें अपनी तरफ से 101% करूंगी, 100% नहीं करूंगी। और मेरी बेटी ने कभी मुझे निराश नहीं किया, तो मुझे उस पर भी बहुत गर्व है। और मैं कहती हूँ कि ऐसे बच्चे मतलब होने चाहिए और सबके हों। बहुत तो अच्छा लग रहा है दीपशिका आपसे सचमुच बात करके। और श्रद्धा एलेक्स चैटर्जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपकी बेटी देख रही है कार्यक्रम को। वेलकम वेलकम। और हाँ वो कनाडा में अभी सुबह होगी ना, अर्ली मॉर्निंग। हाँ हाँ जी दीपशिका, हाँ। दीपशिका हमने मैं एक आपकी बात पूरी। बताना चाहूंगी क्योंकि जी श्रद्धा जुड़ बिल्कुल, गई है तो। बिल्कुल बिल्कुल बोलें। श्रद्धा के स्कूल में जब भी पीटीएम होता था, वो हंसी की, वो मुझे ना आके कई बार कहती थी कि मम्मा स्कूल में टीचर्स ने बोला है आप मत आना। अच्छा, मैंने जो उसको स्कूल में भी भर्ती किया था ना, उसको लेके भी मेरे को घर में बहुत कुछ सुनना और झेलना पड़ा था। ये प्रसंग से बाहर जा रहा है, पर मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि एक औरत कितनी स्ट्रगल करती है एक बच्चे को पालने में, कि तुम्हें पता चलेगा जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या पॉलिटिशियन का बच्चा, बेटा तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ जाएगा, फलाना ढिकाना। मैंने अंदर थोड़ा सा कहीं डर भी लगता था, पर भरोसा अपने ऊपर भी था, बेटी पे विश्वास था। और तो मैं ना स्कूल में, तो उसमें मुझे मेरी बेटी ने कभी भी निराश नहीं किया और ऐसा कुछ घटा भी नहीं। पर डर था मेरे अंदर, मैं सच्चाई बता रही हूँ। क्योंकि घर में जब आपको एक चीज इस तरह का माहौल मिलता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं तो लगता है, क्योंकि डिसीजन मेरा था उसको उस स्कूल में भर्ती करने का। तो मेरी बेटी बोलती थी मम्मा स्कूल में टीचर्स ने बोला है कि प्लीज टेल योर मॉम नॉट टू कम टू द स्कूल फॉर पीटी। तो मैं कहती थी ये शायद मजाक कर रही है या जानबूझ के नहीं चाहती कि मैं ना जाऊं। मैं तो पहुंच जाती थी। तो सही में उसके एक टीचर ने एक दिन मुझे बोल ही दिया कि मिसेस चैटर्जी प्लीज डोंट कम। हम ये टाइम उन बच्चों के पेरेंट्स को देना चाहते हैं जो सही से नहीं कर रहे हैं। आपकी बेटी का अपना खुद का प्रेशर, हमारी एक्सपेक्टेशन,
तो इसलिए आप मत आया करिए। पर मैं उसके, जब वो कॉलेज जाने लगी तो कहती हूँ मम्मा यहाँ पीटीएम नहीं होता, प्लीज डोंट कम। मैंने कहा ठीक है नहीं जाऊंगी, पर जब तेरा ग्रेजुएशन होगा तो जरूर जाऊंगी। और जाके पहुंच गई थी, और शायद मैं ही अकेली माँ थी वहां पीछे बैठी हुई थी जब उसका ग्रेजुएशन का चल रहा था। यूनिवर्सिटी में भी पहुंच गई कूद कूद के, अपनी आदत से मजबूर। तो यूनिवर्सिटी में मुझे उसकी एक टीचर ने एक कमेंट किया था जो मेरे लिए एक एसेट। उन्होंने, उसकी टीचर ने बोला, मिसेस चैटर्जी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग श्रद्धा टू दिस वर्ल्ड। मैंने कहा ये मेरा अचीवमेंट है कि मैंने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया। बहुत तो अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बारे में जानकर, आपकी बेटी के बारे में जानकर, और जिस तरीके से आपने परवरिश करी अपने बच्चे की, डिस्पाइट ऑफ मैं ये इतना भी बता दूं डार्कनेस इन आपको। योर लाइफ। हाँ, यस, हाँ बहुत। बोलिए। बस एक बार, मेरी बेटी भी वुमेन एंड जेंडर स्टडीज में ही पीएचडी कर रही है। जी, 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 जानते हैं हम। हाँ, और किसी दिन हम चाहेंगे कि उनको भी ला करके हम डिस्कशन करें। मेरी बहुत दिल से इच्छा है कि किसी दिन श्रद्धा को बुलाया जाए, और मैं ज़रूर उनको इनवाइट करूँगी। अ, दीपशिका, हमने आपके आपके जीवन को बहुत नज़दीक से देखा है, और बहुत मुश्किल होता है दीपशिका क्षमा कर देना। और क्षमा से भी ज़्यादा बहुत मुश्किल ये होता है कि उन चीज़ों को, उन लोगों के साथ रहना, और उनके साथ डेली-डेली आप पूरा जीवन यापन कर रही हैं, और आपने इतने संघर्ष किए हैं, और एक स्त्री जो कि आर्थिक रूप से और सब तरीके से अपने परिवार को सँभालती है, और सारा का सारा ज़िम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाती है, और फिर भी वो किसी से शिकायत नहीं रखती, कोई कड़वाहट नहीं रखती। ये जो एक स्टेज है, हम कहते हैं साधु संत लोग, बड़ी हम लोग सुनते रहते हैं उनकी बातें कि साधु संत कहते हैं कि ये जो स्टेज है यहाँ तक पहुँचना, तो ये तो कोई साधु संत ही पहुँच सकते हैं। लेकिन एक स्त्री भी पहुँच जाती है, तो आप पहुँची हैं उस स्टेज पे अपनी ज़िंदगी की। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, और हमारे सब श्रोताओं के सामने मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक ऐसे स्टेज पे एक इंसान कैसे पहुंच सकता है कि जब सब कुछ झेल करके भी आप अपने अंदर शिकायतें नहीं पालती हैं, आप अपने अंदर कड़वाहटों को नहीं पालती हैं। नहीं तो बताइए दीपिका जी। अ, आपने तो बहुत ज्यादा ही ऊपर मुझे, बहुत, मतलब इतने ऊंचाई पे तो खैर मैं नहीं हूँ, मैं ईमानदारी से कहूंगी। हाँ, शिकायतें मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये टाइम वेस्ट है। और मैंने, जैसा कि आपको कहा कि मैंने रिश्ते को संभालने के लिए और ये सारी कोशिशें की, और मुझे आज कोई रिग्रेट भी नहीं है। तो मैंने ये रियलाइज किया कि कुछ चीजें हैं जो नहीं बदल सकती। आप खामोखा उसको बदलने की कोशिश करके अपना समय बर्बाद करती हैं। और फिर जो समय है, और मालूम नहीं, वो कहते हैं ना, टाइम इज द बेस्ट टेलर एंड बेस्ट हीलर। मैंने देखा कि ये सब करके कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये जो बात आपने कहा, ये मेरे को सब कहते हैं, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू, कि आप इन इतने सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उन लोगों को, मतलब अपने साथ आपने रखा हुआ है। तो मैं ये कहूंगी कि मेरा क्या है ना, कि आप अगर फाइट करते हैं तो बराबर वाले से करिए। जब सामने वाला कमजोर होएगा ना, फिर फाइट करने का कोई मजा नहीं है। तो यही वजह है, क्योंकि ये उनकी मजबूरी, और मतलब समय ने उनको, शायद समय ने उनके साथ जो भी किया, ये उनके ही अपने कर्म है। तो शायद उनके लिए भी ये सजा ही है कि जो कभी मेरे बारे में इस तरह से बोलते थे और मेरे को इस तरह से समझते थे और मुझे इतना डिमीन किया। देखिए, मैं सब कुछ ले सकती हूँ जिंदगी में, सबसे कुछ भी, आप मुझे कुछ भी बोल दीजिए, बस मैं दो एक चीजें हैं जो नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो है धोखा और झूठ। ये मेरे मतलब डिक्शनरी में है ही नहीं कि मैं उन चीजों को किसी की माफ कर दूं। बाकी मैं सब माफ कर सकती हूँ। मुझे किसी ने क्या दिया, नहीं दिया, क्या कहा, नहीं कहा, मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं धोखा और झूठ ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो मैंने ये नहीं कहूंगी कि मैंने पूरी तरह से माफ कर दिया। सब अपनी अपनी, हाँ, ये सब कहते हैं, क्या फायदा? फायदा नहीं है कुछ। आपको अपना थोड़ा बड़प्पन दिखाना पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ता है। मुश्किल है, दीपिका बहुत बहुत मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये मैं जितने आसानी से आपको बोल रही हूँ ना, उतना ही मुश्किल है इस चीज को रोज जीना। बिल्कुल। पर ये मुश्किल काम मैं रोज कर रही हूँ। और दोस्तों हम ये कहते हैं कि कभी कभी जब हम स्त्री की बात करते हैं तो कहते हैं कि स्त्री बहुत मजबूर होती है, बहुत विवश होती है कि उसको ऐसे यकीन मानिए दीपिका के पास कोई मजबूरी नहीं है। बिल्कुल दीपिका नहीं। आर्थिक रूप से बहुत संबल है, और इतनी संबल है, एंड दिस इज हर ओन चॉइस। जो रह रही है, इसने रिश्ते नहीं तोड़े, ये इसके अपनी चॉइस है, मतलब ये विवशता नहीं है। तो ये चीज मैं इस तरह की स्त्रियों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, आप लोगों से मिलवाना चाहती हूँ कि देखो ऐसी स्त्रियां भी हमारे समाज में हैं। अच्छा दीपिका, आपसे अगला सवाल ये है कि हर स्त्री का अपना अलग अलग संघर्ष होता है, अपनी अपनी तरह का संघर्ष होता है, लेकिन खुद को बेचारा जैसा प्रस्तुत करना कहाँ तक ठीक है एक स्त्री के? बिल्कुल ठीक नहीं है, हम बेचारे नहीं हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको शुरू में बोला ना कि मैंने हर चीज जिंदगी में हटके की। अब जो मेरी शादी भी हुई, मैं दरअसल सबको बताना चाहूंगी, मैं जैन हूँ, मैं बंगाली नहीं हूँ। मैंने शादी बंगाली से करी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना फर्क खान पान से लेके। और मैंने उन दिनों शादी की जिन दिनों मुझे याद है कि मेरे घर में समाज के पंच लोग आए, उन्होंने मेरे पिताजी को समझाया, मुझे समझाया, बताया कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। खान पान, तुमने कभी एक चींटी नहीं मारी है, और वो नॉनवेज खाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब मैंने शादी की ना, मैंने अपने आप को 100% सरेंडर किया था, क्योंकि मैंने नॉनवेज पकाया, पर मैंने खाया नहीं कभी आज तक। तो सब मेरे जो भी दोस्त हैं, सब है जो जानते हैं इसको। अब मैंने छोड़ दिया, वैसे आज से 10 साल पहले मैंने कहा बस बहुत हो गया, तो अब मैं नहीं करती हूँ, पकाती नहीं हूँ। तो मैंने ये सब भी किया हाँ जिंदगी में, कि अब जब मैंने एक कमिटमेंट में मैं आई हूँ, तो मेरा कमिटमेंट 100% होना चाहिए। मैंने कभी भी किसी भी उसमें 99% नहीं दिया है अपने आप को, 100% ही दिया है। ठीक है, नहीं चला, नहीं बना, इट्स देयर लॉस। मैं तो अभी ये सोचती हूँ कि जो मेरे जीवन में नहीं है, ये उनका लॉस है, मेरा नहीं है। और जो मेरे पास है, मेरे पास इतना कुछ है, और मैं अपने आप को बेचारी तो दूर, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरी बच्ची है, उनके बच्चे, मेरे भाई बहन के बच्चे, सब मतलब मुझे ऐसे पेडेस्टल पे रखते हैं, और इतना चाहते हैं कि मेरे जीवन में कोई मतलब कमी रखी नहीं है किसी ने। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कुछ। और बेचारा तो खुद को कभी भी मत समझिए। ये आपने जिस दिन खुद को समझने दिया ना, लोग आपका फायदा ही उठाएंगे। हमेशा आप इतनी स्ट्रांग बनी रहिए। मैं सब बच्चों को, जैसे मेरे बच्चे आते हैं तो कहते हैं, कोई कहता मासी, कोई कहता बुआ, अच्छा बताओ क्या होना चाहिए लाइफ में। मैंने कहा सुनो, और कुछ नहीं, जिंदगी में एडजस्ट सबके साथ करना पड़ता है, पर कॉम्प्रोमाइज किसी के साथ मत करना, और अपने वैल्यूज से तो कभी मत करना। और 2-3 चीजें, जैसे मैंने निवेदिता को भी बोला कि आज तो सभी लड़कियां काम करती हैं और बराबर का काम करती हैं। मैं कहती हूँ लड़कियों को, आप फाइनेंशियली और इमोशनली आप इतनी स्ट्रांग रहेंगी, इंडिपेंडेंट रहेंगी, आप रिश्ते निभाइए, रिश्ते बिल्कुल निभाने हैं, पर उसको निभाने के लिए आप अपने को डिमीन मत करिए, नीचे मत उतरिए, बेचारा मत करिए कि नहीं मतलब मुझे तो ये करना ही है। नहीं, नहीं करना है। आप अपने टर्म्स पे अपनी जिंदगी जी, इट्स योर लाइफ, आपकी जिंदगी है। आपको अपने फाइनेंस के डिसीजन भी खुद लेने हैं। आपको इमोशनली क्या अच्छा लगता है, जो करना अच्छा लगता है वो करो। आपको खाना खाने की इच्छा है, खाओ, नहीं खाने की इच्छा है मत खाओ, जो खाने की इच्छा है वो खाओ। चिड़िया देखने की इच्छा है चिड़िया देखो, पौधे देखने की इच्छा है, घूमने की इच्छा है, जो है। मतलब आप डिपेंड मत रहो कि सामने वाला नहीं जा रहा तो हाय मैं भी नहीं जाऊँ। आपके पास वो टाइम दोबारा लौट के नहीं आएगा।
हमने अपने जीवन में बहुत टाइम, मैंने बस, हाँ, और एक और चीज मैं अपने बच्चों को, सब बच्चों को कहती हूँ, यू हैव टू चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। आप या तो अपनी गलतियां करके सीखें या हमारी गलतियों से सीख लें। तो आप अपनी गलतियां करके सीखेंगे, तो अगर आपके पास इतना टाइम है तो गो अहेड, इट्स योर चॉइस। और अगर हमारी गलतियों से सीखना चाहते हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं कि वो चीजें आप ना दोहराएं अपनी जिंदगी में। सिंपल है लाइफ का फंडा। मुझे लगता है कि सबको यही बहुत करना सही, चाहिए। बहुत बहुत तो सही आपने बात बोली। और दीक्षिका, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कहते हैं ना कि स्त्री अपने मन का करे, स्त्री को पक्षी देखने की इच्छा है तो पक्षी देखे, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अपने मन का तभी हो पाता है जब आर्थिक रूप से स्थित स्त्री एक स्वतंत्र होती है। और कहीं ना कहीं उम्र के किसी ना किसी पड़ाव पर जाकर के सभी स्त्रियों को जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, उनको भी लगता है कि काश मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती। तो इस चीज पर मैं बहुत सोच रही थी, क्योंकि हम लोग, क्योंकि हम अर्निंग थे, आप आप जॉब करती थी, मैं जॉब करती थी, तो कभी भी हम उनके उनके पेडेस्टल पे खड़े होकर के नहीं सोच पाते हैं कि उनको कितनी तकलीफ होती है और किस तरीके से वो लोग स्वतंत्र नहीं है अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना मैं प्रैक्टिकल बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र किसी भी स्टेज पे, कोई किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं आजकल। बिल्कुल, बहुत सारे बिल्कुल, ऑप्शंस हैं, बहुत बिल्कुल, सारे बिल्कुल, ऑप्शंस हैं आजकल। बिल्कुल। इनफैक्ट किसी किसी हम्म। स्त्री को अगर कुकिंग करनी अच्छी लगती है तो जोमेटो है, आप अपना कुकिंग करके उसको आप उसको उसको उसकी आप भेजना शुरू कर दीजिए। आप कितना कमाएंगे घर पे बैठ के। अगर आपके पास कोई भी हुनर है, क्रोशिया बनाना आता है, कोई भी हुनर है, तो कुछ कुछ हम लोग ऐसे करेंगे यहाँ पे भी इवेंट्स, जिसमें कि आर्थिक रूप से कैसे एक स्त्री किसी भी स्टेज में स्वतंत्र हो सकती है, इस चीज के लिए हम लोग जरूर कुछ ना कुछ कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम स्त्री की स्वतंत्रता की बात करते हैं या स्त्री की खुशी की बात करते हैं ना, तो पहला स्टेज शायद वही होता है कि आर्थिक रूप से उसको स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं बताती हालांकि हूँ। इस चीज को हाँ, हम लोग और एक चीज करते हैं कि बहुत सारी स्त्रियां हैं, जैसे आर्थिक रूप से हम लोग स्वतंत्र थे, लेकिन हमारी भी लाइफ में दुख आए, आपकी लाइफ में भी दुख आए। तो ये भी एक बात है। आप बताइए, अपने विचार बताइए हाँ, दीक्षिका जी। मैं बताती हूँ। पहले, सबसे पहले तो हमें इमोशनली स्ट्रांग होना होता है। इमोशनली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट। जब आप इमोशनली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट होंगी, तब आप, मैं नहीं मानती, हर इंसान, मतलब चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, जो भी हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है। आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करिए, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, आप वहां से शुरुआत करिए। आप ऐसा कोई कोई भी ऐसा इंसान नहीं। मैं ना कभी कभी, जैसे रास्ते में, मैं बताती हूँ, मैं देखती हूँ, जैसे एक मजदूर है, ठीक है, वो मजदूरी करके भी अपनी फैमिली का पेट पालता है ना। वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको और कुछ स्किल नहीं आता है, उसको क्या है, फिजिकली वो स्ट्रांग है तो मजदूरी करके। तो ऐसा क्यों कि हमने तो थोड़ी थोड़ी तो हमारे तो एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना। आप कुछ नहीं, आप ट्यूशन पढ़ाइए, आप कुछ नहीं, आप अपने घर में क्रैच खोलिए। कितनी लड़कियां आज के दिन में, और मतलब लेडीज जो है वो वर्क करती है, और उसका सबसे बड़ी उसकी जो समस्या है कि वो अपने बच्चे को किसके पास छोड़े। आप अपने घर में क्रैच खोलिए। आप क्रैच नहीं खोल सकती, आप, बहुत सी लड़कियां हैं जो बाहर, अगर आपके पास घर है, आपके पास कमरे हैं, आपके पास सारा अरेंजमेंट है, और मैं कहती हूँ कि हर उम्र में अगर आप बच्चों के साथ रहती है ना, आप कभी भी, आपकी उम्र नहीं होगी, आप हमेशा जवान। उनसे सीखिए, वो बहुत कुछ सिखाते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, और उनको इतना कुछ आता है। मैं तो कहती हूँ कि हम उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप उनको रखिए, उनके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे कि भाई हमारा बच्चा एक फैमिली में है। तो आप वहां से कमा सकते हैं, कोई भी, मतलब आपको थोड़ा हटके सोचने की जरूरत है। और मैं कहती हूँ कुछ नहीं, आज के दिन में, मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैं किसी के घर गई थी, क्योंकि मैं बताना चाहूंगी, मैं ना BSG, भारत शोका गकाई की मेंबर हूँ। मैं बुद्धिज्म प्रैक्टिस करती हूँ, तो हम लोगों के घरों में जाते हैं मीटिंग करने।
तो मैंने उनको देखा, उन्होंने इतने अच्छे से एक छोटे से घर को इतना सुंदर बनाया हुआ था और इतना उसको मैनेज किया हुआ था। मैंने कहा कि और पेड़ पौधे लगाए हुए, तो मैंने कहा मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप तो ये चीजें लोगों को आप मतलब जिनको जानती हैं उनका घर आप इंटीरियर करिए, आप पेड़ पौधे का जिम्मेवारी लीजिए पूरी सोसाइटी की, वहां से बहुत कुछ बढ़िया। अगर अर्न नहीं करना चाहती है तो समाज को दीजिए, सोसाइटी को सुंदर बनाइए, पर बहुत करिए बढ़िया। कुछ। क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे आपको ये सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है कि आप कुछ कर रहे हैं। नहीं तो आप पैदा हुए, आप जिए, आपने आपके बच्चे हुए, बड़े हुए, वो जॉब कर रहे हैं और आप एक दिन खत्म हो गए, क्या हुआ? क्या मतलब आपने क्या अचीव कर लिया लाइफ में? कुछ तो करिए। बिल्कुल, तो बहुत सही। इसीलिए ना तो खुद को बेचारा समझिए। मैं ये मतलब ये खाली औरतों के लिए नहीं है, ये आदमियों के लिए, सबके लिए है बहुत अच्छा। और कि सबसे अच्छी आप बात वो दीपशिका आपकी जो बातें हैं ना, और जिस तरीके से आप बोलती हैं कि बहुत अच्छी बात है। मतलब आप किसी भी चीज को बार-बार ये बोल रही हैं कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये जेंडर नहीं स्पेसिफिक नहीं। तो नहीं जिस तरह से बिल्कुल। ब्रॉडली आप सोचती हैं हम्म, ना, ये बहुत हम्म, ज़रूरी है। मैं पिछले वाले मैं कार्यक्रम में मैंने यही बोला था कि क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए भी रहते हैं क्योंकि हम स्त्री होकर के सोचना नहीं छोड़ते। जिस दिन हम स्त्री होकर के सोचना छोड़ देंगे, मतलब हम अपनी एक स्त्री के खोल से बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए हम ब्रॉडली नहीं सोच पाते। बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे दोस्तों में खाली स्त्रियां नहीं हैं, मेरे मेल फ्रेंड्स भी हैं और वो मेरे बहुत क्योंकि ना कई बार जैसे हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो क्योंकि मेरे पास मेल फ्रेंड है तो वो है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनती हूँ, तो तब समझ में आता है कि ये मतलब ये उनके साथ भी तो होता है ना। और रहा जहां तक मेरा अपना सवाल कि मैं अपनी जिंदगी में हर हर ऑप्शन ओपन रखती हूँ। मैंने कभी भी कोई भी दरवाजे बंद नहीं किए। अगर कभी मेरे को जीवन में ऐसा कोई इंसान मिला कि हाँ मुझे लगता है कि हाँ मैं इसके साथ अपने जीवन के कुछ अच्छे पल बिता सकती हूँ, मैं आई एम ओपन टू इट। बहुत मैं इस अच्छा। पटल पे बोल रही, मुझे कोई उसमें बोलने में भी कोई वो नहीं है। खुद को इसी जितना आप ओपन बहुत बहुत रखेंगे। सही कह रहे हो। इसी चीज में एक एक अगला सवाल आता है मेरा। पर हाँ, यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूंगी। कई जी। बार लोग हमें गलत समझते हैं, सोचते हैं कि मैं बताऊं कि जब भी किसी लेडीज के साथ ऐसा होता है ना कि उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा है और उसके मल्टीपल अफेयर्स हो रहे हैं, तो जो समाज के जो दूसरे पुरुष है ना, वो फटाक से ये समझने लगते हैं कि ये लेडी अवेलेबल है। ऐसा बहुत नहीं सही, है, बहुत ऐसा सही नहीं बोला होता। आपने। परफेक्ट, वो नहीं बिल्कुल। अवेलेबल यस, होती है। ऐसे आपको ही अगर सोचते हैं। आपको अगर अवेलेबिलिटी चाहिए तो उस पुरुष से ही मिलिए ना आप। आजकल तो सेक्स का भी कोई वो नहीं रहा, आप उस पुरुष से मिलिए क्योंकि वो अवेलेबल है। वो लेडी दीपशिका, अवेलेबल नहीं है। वेरी ब्लंट, वेरी ब्लंट। मजा आ गया दीपशिका। सचमुच बिल्कुल आपने सही कहा कि यही होता है तो हमारे समाज में। इसीलिए ना कई बार मुझे लोग खड़ूस भी समझते, पर बाद में जब उन्होंने धीरे, कई बार जैसे मैंने मार्केटिंग सेल्स में काम किया तो वहां पे भी बहुत कुछ जैसे जहां भी जाती थी तो कम उम्र थी, ठीक ठाक सी देखने में थी, तो लोग जैसे कुछ इंडिकेशन देते थे। मैं तो ऐसे करती थी कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यही चीज अपनी बेटी को भी बोला कि जस्ट इग्नोर इग्नोर बहुत अच्छा। ये। हाँ, तो उसमें क्या होता है ना, फिर बाद में जब उनको समझ में आया तो मैंने उन्हीं लोगों के नजरों में अपने लिए इतनी रेस्पेक्ट देखी कि मैं आपको क्या बताऊं। और बहुत से लोग तो और बाद में मेरे बड़े दोस्त भी बन गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि वो गलत रास्ता चुन रहे थे। और तो ऐसा भी कोई ये है। जरूरी नहीं है कि एक एक स्त्री के मन में कोई प्रेम नहीं आ सकता किसी के लिए, या मैंने तो कहा आज। आपसे, जिस दिन हाँ, आएगा, जहां आएगा, मैं वहां पे हाँ, खुद को रोकूंगी थोड़ी। सही में। मैं तो पानी के तो साथ आज बहने वाली हूँ, पानी की तरह बहती हूँ, पानी की तरह बहना चाहती हूँ। दीपशिका, आजकल हमारे साहित्य क्षेत्र में दो गुट बने हुए हैं। क्या बताऊं, मतलब दो गुटों में बट गया है स्त्री विमर्श को लेकर के साहित्य क्षेत्र। ओके। एक साहित्य क्षेत्र ऐसा है जिसमें कि कुछ युवा रचनाकार हैं और कुछ लोग हैं जो कि स्त्रियों के
स्त्रियों के जो कि प्रेम, सेक्स या फिर ऑर्गेज्म, इन सबको डिस्कस वो खुले तरीके से करते हैं। और एक दूसरा वर्ग ऐसा है जो कि अभी भी जिनको लगता है कि नहीं, ये सारी चीजें तो पर्दों के पीछे रखने वाली हैं। इन सारी चीजों को डिस्कस करने से तो स्त्री की मर्यादा खत्म हो जाती है। आपके क्या विचार है दीपिका? मैं बताती हूँ। आपने शायद सुना होगा, आप जानती होंगी क्योंकि आप भी माँ बनी है। जब बच्चा पेट के अंदर, गर्भ के अंदर होता है ना, तो उसके ऊपर ना कई लेयर होती हैं और वो बच्चा उन लेयर्स को तोड़ के तब बाहर आता है। ये कहते हैं ना बैग होता है, वो भी उसके पहले भी 2 लेयर होती हैं, ठीक है ना? तो मैं उन स्त्रियों से यही कहना चाहूंगी कि उन लेयरों को तोड़िए और बाहर आइए, क्योंकि आप बाहर आ चुकी हैं। आप अभी गर्भ में नहीं हैं, गर्भ से बाहर आ चुकी है, तो अपने को और जहां आ चुकी है आप वहां रहिए। बहुत अच्छा, शायद मैं बहुत अच्छा। कन्वे कर पाई हूँ कि हाँ, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल कन्वे कर हाँ, पाएँ। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खुल के बोलने की जरूरत नहीं है, सब समझदार हैं। बिल्कुल तो कन्वे कर पाई हैं। हम्म, और हमारी थोड़े दिन पहले बात भी हो रही थी, तो आपके और भी एक विचार थे कि निवेदिता, जिस लिमिट तक अगर आप किसी को दुखी नहीं कर रहे हैं या किसी बिल्कुल, बिल्कुल, की क्षति नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या बिल्कुल, बुरा है? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आप, मैं क्योंकि मैं खुद इतना हर्ट हुई हूँ और वो हर्ट कितना हो सकता है, मतलब आपके को किस लिमिट तक लेके जा सकता है। तो मैं इसलिए ये, मैंने आपको क्या कहा शुरू में कि मैंने हमेशा ये चीज़, मतलब हर चीज़ को मैं अपने ऊपर लेती हूँ कि अगर मुझे बुरा लगा, अगर मैं हर्ट हुई, तो सामने वाले भी होगा या सामने वाली भी होगी, तो मैं उसको बिल्कुल, ना करूँ ना। तो गुना। आपको अपने रिश्तों को इस तरह से आगे बढ़ाना है कि आप किसी को हर्ट भी ना करें, क्योंकि कहीं न कहीं घूम फिर के चीज़ें आपके पास ये आएँगी ही आएँगी। बिल्कुल, तो हमें क्या ज़रूरत है, हम जीवन को अच्छे से जिए ना। अच्छे से। बहुत, हाँ, और खुश रहने के ऑप्शन बहुत हैं। हाँ, मतलब ऐसा बिल्कुल, थोड़ी ना है कि बिल्कुल, वही वही एक बिल्कुल, ऑप्शन है कि आप किसी को हर्ट करके ही उस खुशी को बिल्कुल, मिलेगी बिल्कुल, आपको, है ना? बिल्कुल, बहुत सही। बिल्कुल, हाँ, दीपिका, तो एक सवाल ले लेते हैं, हमारे श्रोता का है, हाँ, राजीव प्रखर जी मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं। वो लिख रहे हैं, जी। आपके विचार से आधुनिक समय में एक महिला के लिए घर और व्यवसाय दोनों संभालना कितना चुनौतीपूर्ण है? चुनौतीपूर्ण तो बहुत है और पहले तो बहुत ज़्यादा था, जिन दिनों मैंने किया काम, और मैंने तो देखिए नौकरी के साथ-साथ बिज़नेस भी किया और क्योंकि मेरी नौकरी इस तरह की थी, इसलिए क्योंकि वहाँ टाइम का कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर को ऑफिस में किसी भी टाइम पे वो जा सकते थे, बस उनको अपनी कॉस्ट पूरी करनी होती थी, तो मैंने दोनों चीज़ों को सँभाला। हाँ, ये एक और चीज़ है, मैं बताना चाहूँगी, हर वर्किंग लेडी जिसके बच्चे हैं, वो इस गिल्ट से हमेशा गुजरती है कि मैंने अपने बच्चों के साथ जस्टिस नहीं किया। तो मैं इस बारे में ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी बच्ची से ये वाली बात पूछी और भी बच्चों से पूछा, तो उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कभी नहीं फ़ील हुआ। क्योंकि वो बच्चे ना उसी तरह से, क्योंकि वो शुरू से देखते हैं कि मेरी मम्मी इस समय घर से निकल गई और इस समय आई। तो वो उस तरह से ही मतलब प्रोग्राम्ड होते हैं, तो उनको बुरा नहीं लगता। बल्कि मतलब एक मेरी भांजी ने इस सब्जेक्ट पे पीएचडी भी किया, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी फाइंडिंग्स क्या आई? तो उसने मुझे बताया कि जो वर्किंग वुमेन के बच्चे होते हैं और जो हाउसवाइफ के होते हैं, वर्किंग वुमेन के बच्चे बहुत समझदार और स्मार्ट और बहुत, क्योंकि वो माएँ बाहर जाती हैं, काम करती हैं, तो वो अपनी नॉलेज उनको पार्ट करती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, वो नहीं कर पाती हैं। चुनौती इसलिए होती है क्योंकि आप जब परिवार के साथ रहते हैं, उनके सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगी कि सिर्फ़ आप और आपका परिवार तो नहीं होता, आने-जाने वाले लोग और हमारे टाइम में तो यही था कि भई आपको ही घर में खाना बनाना है, चाहे आप, मुझे याद है मैं ऑफ़िस से आके ही ना सीधा बस अपना मुँह धोती थी, कपड़े चेंज करके सीधा किचन। और सुबह भी जाने के समय, और वो रूटीन शायद मेरा आज भी चल रहा है, आज थोड़ा कम हो गया है क्योंकि अब मैंने खुद को थोड़ा सँभाला है, समेटा है कि नहीं बस बहुत हो गया, अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, तो अब इतना मत करो, और अब मैं नौकरी पे नहीं जाती, मेरा काम फ्रीलांसर का। बहुत चुनौतीपूर्ण है, पर क्या मालूम ईश्वर शायद हम औरतों को ना वो दे देता है क्षमता कि हम उसको सँभाल के दोनों चीज़ों को बैलेंस करके कर लेते हैं। हाँ, ऑफ़िस में भी बहुत सुनने को मिलता
हमेशा ये इस तरह का हमेशा हम औरतों को सेकंड क्लास सिटीजन, जैसे विदेश में आप चले जाओ तो आपको सेकंड क्लास सिटीजन, तो ऑफिस में भी ये चीजें हमने बहुत झेली हैं। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हैं, अच्छा फिर तो इसका बॉस के साथ कुछ होगा, नहीं तो और मार्केटिंग वालों के साथ भी है। तो ये सब बहुत बहुत कुछ सुना है, झेला, पर बाद में सबको सब समझ में आ जाता है। चुनौतियां बहुत होती हैं, बहुत। तो मुझे लगता है कि मैंने राजीव जी के सवाल का जवाब सही दिया जी। होगा, शायद वो सेटिस्फाइड हो मेरे जवाब से। जी दीपिका, अब अभी उन वर्किंग लेडीज के लिए ही मैं कुछ करना चाहती हूँ कि जिससे उनको इतनी चुनौतियां ना झेलनी पड़े। बहुत अच्छा दीपिका। और आज सचमुच संध्या सिंह जी लिख रही है, स्त्री को सचमुच दोयम दर्जे का समझा जाता है। बिल्कुल संध्या दी, ऐसा होता है, अब किसी की सोच को क्या करें। दीपिका जी, आज आपसे बात करके हमें बहुत ही मजा आया और बहुत बड़ा ब्लंटली आपने डिस्कस करी चीजें, और कहते ना दिल का जब इंसान बिंदास हो जाए ना जिंदगी में, फिर तो आप उससे सही से डिस्कशन करो जिंदगी को, फिर वो उस लायक हो जाता है कि जिंदगी की आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके। और आज मुझे लग रहा है इस मंच पे आपने सचमुच जिंदगी की आंखों में आंखें डाल करके बात करी है दीपिका, और हमें आप पर गर्व है, नाज है। और जाते जाते एक आपका लाइफ के लिए मिशन स्टेटमेंट सुनना चाहेंगे दीपिका। मिशन स्टेटमेंट ये है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने इमोशंस का ध्यान रखिए, अपने फाइनेंसेस का। कभी भी किसी के सामने, अगर आपने सारी जिंदगी काम किया है तो आपको कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इस तरह से आप अपने फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज करिए, पहली बात। दूसरा, जिंदगी में बहुत सारे अप डाउन हर्डल सब कुछ आएंगे, तो एक गाना है, एक तो निवेदिता दत्त, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैं अभी भी कई बार बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ, कई चीजें घटती हैं, तो मैं भी इंसान हूँ, फिर मैं उससे निकल आती हूँ जल्दी। तो आपने एक मुझे कविता लिख के दी थी, मैं उसको पढ़ लेती हूँ, तो वो उससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। फिर एक गाना है जिसको मैंने अपनी जिंदगी का एक कह सकती हैं कि मैंने उस गाने को बहुत अच्छे से ये समझ के अपनाया हुआ है कि यही है जिंदगी, कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो नहीं मिला उसको भुलाता चला गया। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे, इस गाने की सिर्फ ये नहीं, बाकी भी सारी जो लाइनें हैं इतनी प्रेरणादायक है ना, कि आप वो गाना एक बार सुन लेंगे तो आपको लगेगा अरे व्हाट द हेल, मैं ये कौन से नॉनसेंस में पड़ी हुई थी, निकलो, चलो गाड़ी उठाओ, कहीं घूमने चलो, चलो शॉपिंग करने जाते हैं, खा छोड़ो सब। तो यही है, बहुत अच्छा। मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि आप भी जिंदगी में देखिए, जिंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरती से जिए, मत करिए इसको मतलब ये जो दिन देखिए 18 मार्च 2023 दोबारा नहीं आएगा आपके जीवन में, तो इस तरह से जिंदगी को जिए, कुछ नहीं, सब मुश्किलें ओवरकम हो जाती हैं। आप बात करिए किसी से, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हैं, प्लीज टॉक टू देम। जिंदगी में एक किसी को तो साथ में लेके चलिए जिसके पास आप दिल खोल के अपना रख सकते हैं, जहां पे आपको ये भरोसा है कि वो आपके साथ ना तो आपको जज करेगा, ना आपको आपकी हंसी उड़ाएगा, और आपको सही सलाह देगा। ऐसा कोई जीवन में होना जरूरी है। बहुत अच्छा। और ऐसे आप हमारे लिए हैं दीपिका, और शायद हम भी कुछ हद तक आपके लिए हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमेशा मेरे दोस्त, मेरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग लाइफ के जो पिलर्स है मेरे दोस्त हैं। बहुत मजा आया आज आपसे बात करके, और मेरे को लगता है सब लोगों को भी बहुत मजा आया। सब लोगों ने बहुत लगातार कमेंट्स दिए हैं, मैं कुछ कमेंट्स आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, प्लीज पढ़िए। इन्होंने लिखा ग्रेट पॉजिटिव थिंकिंग, निवेदिता श्रीवास्तव लिख रही हैं, और शोभना तनेजा जी, नमिता पाकरे जी भी बहुत प्रशंसा कर रही हैं। हमारे मनोज जी हैं, मनोज शर्मा जी, वो भी लगातार प्रशंसा कर रहे हैं। निवेदिता श्रीवास्तव जी लिख रही हैं आइडियल्स
आइडियल सॉन्ग मोटिवेशनल। और राजीव प्रखर जी लिख रहे हैं सकारात्मक और प्रेरक सोच। और सब लोग नीलम प्रभा देवगन जी जुड़ी हुई हैं। संध्या सिंह जी लिख रही हैं वेरी ओपन डिस्कशन, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड पॉली ब्राड जी एक्सीलेंट एडवाइस। एंड देश के कोने कोने से जुड़े हुए हैं हमारे बीच में लोग। और ग्रेट मिशन स्टेटमेंट दीपशिका बोल रही हैं। और सब लोगों ने काफी अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स, काफी सारे स्टेटमेंट्स ऊपर भी चले गए। अगर किसी ने कुछ क्रिटिसाइज किया प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आपके जीवन में जो आपकी कमियां बताते हैं वो आपके सबसे बड़े दोस्त होते हैं। तो अगर किसी ने कुछ बताया वो भी आप मुझे खुल के बता सकती हैं। ऐसा वैसे क्रिटिसिज्म लायक था नहीं, होगा तो बताती हूँ। शोभना तनेजा जी ने बिंदास चर्चा लिखा है, सुंदर विचारधारा लिखा है। सब लोगों ने बहुत बहुत मजा किया, आज बहुत आनंद आया। और एक सार्थक परिचर्चा राजीव प्रखर जी लिख रहे हैं। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के सबके कमेंट्स पढ़ लीजिएगा और जो भी आपको लिखना है उनको बता दीजिएगा। और दीपशिका सचमुच आज बिल्कुल आज सक्सेसफुल रहा हमारा जुगनी उड़ी का सेकेंड एपिसोड। आपके साथ बात करके सचमुच मजा आया। और हमें दीपशिका जैसी स्त्रियों की बहुत जरूरत है। अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई कैंडिडेट है जुगनी उड़ी कार्यक्रम के लिए तो आप लोग जरूर हमको सजेस्ट करिए, हमको जरूर बात करना चाहेंगे स्क्रीन पर उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपशिका, और सब लोगों को बहुत धन्यवाद जो भी जुड़े रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।